जोग्राफिकल थॉट की इस वीडियो में हम लोग एलेक्स रेकेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोग पॉल विडाल डी लाब्लांच, जीन ब्रूंज और एल्बर्ट डिमांजिया को पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं एलसी रेकेल्स की। ठीक है। एलसी रेकेल्स के बारे में क्या है, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो यही इंपॉर्टेंट है, रेकेल्स दृढ़ प्रतिज्ञा आदर्शवादी था। आदर्शवादी मीन्स आइडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, मीन्स जो आइडियोलॉजिकल रहते हैं, कहते हैं ना आदर्शवादी इंसान है, बहुत ज़्यादा आदर्शों पे चलने वाला है। ठीक है। तो रेकेल्स क्या थे, आदर्शवादी थे। ठीक है। और एक बात और भी मतलब आपको जनरली याद रखनी चाहिए कि ये कार्ल रिटर के स्टूडेंट थे, एक तरीके से मीन्स कार्ल रिटर को फॉलो करते थे। ठीक है। अपने इसके लिए बाकी अगर जो इनके बारे में काम की चीज़ है वो यहाँ से हम चलते हैं। ठीक है। रकेल सामाजिक अराजकतावादी था। सामाजिक अराजकतावादी मीन्स क्या होते हैं, जो एक आप जानते हो कि अराजकता होती है मीन्स एक तरह से जो ना रिवोल्यूशनरी टाइप के होते हैं, है ना, क्रांतिकारी टाइप के जो होते हैं, समाज में जो चेंज लाना चाहते हैं क्रांतिकारी के थ्रू, उस टाइप का व्यक्ति था। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रकेल आदर्शवादी के साथ साथ सामाजिक अराजकतावादी भी था। ठीक है। उसने ये ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ। इसका नाम है ला टेरी। ला टेरी किसकी है? एलसी रकेल्स की बुक है। आप रकेल्स भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। तो इनकी जो फेमस बुक है ये ला टेरी, ये व्यवस्थित प्राकृतिक भूगोल की रचना कर ख्याति अर्जित की। यानी इन्होंने कौन सी बुक से बहुत ज्यादा इन्हें रिपुटेशन मिली? ला टेरी से। ठीक है। और ये क्या थी? नेचुरल ज्योग्राफी, प्राकृतिक भूगोल की एक तरह से बुक थी। परंतु उसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? प्रादेशिक भूगोल, नोवेलियो ज्योग्राफी यूनिवर्सली। ठीक है। एक बात का देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, लाटेरी तो इंपॉर्टेंट है ही इनकी। ठीक है। जो कि प्राकृतिक भूगोल के नाम से जानी जाती है, लेकिन इन्हें एक और बुक से बहुत ज्यादा वो मिली थी ख्याति विश्व में। वो क्या थी? प्रादेशिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल तो हो गई जिसे लाटेरी कहा, और प्रादेशिक भूगोल जो ये है इनकी प्रादेशिक भूगोल, उसका क्या नाम है? नोवेलिया ज्योग्राफिया यूनिवर्सली। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में यही पूछ सकते हैं आपसे कि यही बुक पूछी जा सकती है। कौन सी? नोवेलिया जोग्राफिया यूनिवर्सली किसकी है? तो ये किसकी है? रकेल्स की है। ठीक है। किससे संबंधित है? प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है रकेल्स की। और लाटेरी किससे संबंधित है? प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है। ठीक है। क्लियर। आगे चलते हैं। जो इनकी ये बुक थी, याद रखिएगा, लाटेरी, ठीक है, रकेल्स की, इसे सोशल ज्योग्राफी की श्रेणी में रखा गया। तो इट मीन्स आप ये भी याद रख सकते हैं कि मतलब इस बुक को हम लोग मतलब एक तरीके से सोशल ज्योग्राफी की श्रेणी में भी रख सकते हैं। ठीक है। कौन सी? ला ह्यूमन एट ला टेरी। वो सिर्फ खाली ला टेरी है, कंफ्यूज मत होइएगा, जो आपने ऊपर पढ़ी है। लेकिन जो ये वाली बुक है इनकी, ला होमी इट ला टेरी, ठीक है, इसमें होमी वर्ड यूज है। तो इस वाली जो रचना है उसको सोशल ज्योग्राफी की कंट्रीब्यूशन में रखा गया है। तो आपसे कोई पूछे कि रकेल्स ने कोई सोशल ज्योग्राफी बुक लिखी है, तो वो कौन सी है? ला होमी एट ला टेरी। और जो ये ला टेरी है, ऊपर जो आपने पढ़ी है, ये है प्राकृतिक भूगोल की रचना। इसके बाद आपने पढ़ी है नोवेलिया ज्योग्राफी यूनिवर्सली, जो कि प्रादेशिक भूगोल से रिलेटेड है। क्लियर। अब देखिए नीचे की तरफ चलते हैं। वह संभववादी था। ऑब्वियस सी बात है, हम फ्रेंच ज्योग्राफर पढ़ रहे हैं, ये सारे संभववादी थे। तो और वातावरण के प्रभाव को प्रभावहीन करके मानव को समर्थ मानता था। ठीक है। उसने फ्रांस के समाजवादी फ्रेडरिक लिपले, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर हैं, इनके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम लोग। फ्रेडरिक लिपले और स्कॉटिश जीव विज्ञानी, समाजशास्त्री व नियोजक पेट्रिक गेडीज। इस बात का ध्यान रखिएगा, लिपले कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और जो पेट्रिक गेडीज हुए हैं, ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के हुए हैं। स्कॉटिश लिखा है ना आपका। ठीक है। तो ये दोनों ही आपने गिडीज का नाम कहीं और भी सुना होगा, देखना, अर्बन प्लानिंग पढ़ा होगा ना आपने, सेटलमेंट ज्योग्राफी, उसमें नाम आता है पेट्रिक गिडीज का। ठीक है। और इनका लिपले का। तो इनसे इनका क्या था, एक तरीके से संपर्क बना। ठीक है। मीन्स इनके बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर रहे ये लोग। ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ याद रखना है इन दोनों के नाम। ठीक है। अपनी लेखन शक्ति के कारण रकेल्स को फ्रांस का रिटर भी कहा गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकते हैं आपसे। जर्मनी में तो सब जानते हैं कि हम बोल्टो रिटर हुए हैं, लेकिन फ्रांस का रिटर किसे कहा गया है? एलसी रकेल्स को कहा गया है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी राइटिंग्स ऐसी हुआ करती थी। राइटिंग मीन्स लिखने की, जो मतलब इनकी हैंड राइटिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। राइटिंग का मतलब है जो ये बुक लिखते थे उसके बारे में कहा जा रहा है कि उन बुक्स के बिहाफ पर इनको क्या कहते थे? फ्रांस का रिटर कहते थे, एलसी रकेल्स को। ठीक है।
अपनी कृति ला होमी एट द ला टेरी, इसको देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं, द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स, ठीक है, याद रखिएगा, ला होमी एट ला टेरी द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स में उसने जोर दिया, यानी क्या बात बोली थी इन्होंने इस बुक में, देखिए ये आपको पूरा याद रखना है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। मनुष्य वातावरण की उपज नहीं है परंतु वह उसका महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। देखो यहाँ पर इस वाली लाइन में पेन की निब को फॉलो कीजिए, मनुष्य वातावरण की उपज नहीं है, मनुष्य वातावरण की उपज नहीं है परंतु वह उसका महत्वपूर्ण भाग है। तो इस वाली लाइन में दोनों बातें उन्होंने कह दी कि ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, हाँ उसका एक हिस्सा है। तो कोई आपसे पूछे कि जो बुक थी इनकी ला ह्यूमी एट ला टेरी, इसका इंग्लिश में क्या होगा, ये मतलब जो ये बुक है इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, ला होमी एट ला टेरी को द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स, और इस बुक में द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स, ठीक है, में उन्होंने क्या सेंटेंस दिया कि मनुष्य वातावरण की उपज नहीं है परंतु वह उसका महत्वपूर्ण भाग है। ये आपसे पूछ सकते हैं स्टेटमेंट किसका है, किस बुक में था, ये बुक किसने लिखी थी। तो ये वाला फिर रकेल्स का स्टेटमेंट अलग से याद रखना है आपको, मैन में मॉडिफाई हिज ड्वेलिंग प्लेस मीन्स जहाँ वो रहता है, टू सूट हिज ओन पर्पस, अपने पर्पस को सूट करने के लिए अपने ड्वेलिंग प्लेस जहाँ पे वो रहता है उसको मॉडिफाई कर सकता है। ही मे ओवरकम नेचर एज इफ वर एंड कन्वर्ट द एनर्जीज ऑफ द अर्थ इनटू डोमेस्टिकेटेड फोर्सेस, यानी वो नेचर को ओवरकम कर सकता है और अपनी एनर्जीज को या जो भी सराउंडिंग एनर्जीज है उनको कन्वर्ट कर सकता है ताकि अर्थ को डोमेस्टिकेटेड फोर्सेस में कन्वर्ट कर सके। डोमेस्टिकेटेड फोर्सेस क्या होती हैं, जो रहने लायक होती हैं, ठीक है। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हो कि मैन के पास मॉडिफाई कर सकता है अपने ड्वेलिंग प्लेसेस को, ओवरकम कर सकता है नेचर को और अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है ताकि अर्थ के जो फोर्सेस हैं, ठीक है, जो अर्थ के मतलब प्लेसेस हैं उनको डोमेस्टिकेटेड फोर्सेस में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। सेम एज देखिए यहाँ पे हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप इसको इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये थे आपके एलसी रकेल्स, एक अच्छे जोग्राफर माने गए हैं, तो आप इनके बारे में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कोई लाइन में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, इसलिए आपके सामने बुक भी मैंने रखी हुई है ताकि आप उसको वहीं पर पॉज करके एक बार दोबारा पढ़ सकें, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पूरा पढ़िएगा, कहीं अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप इसको दोबारा रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके एलसी रकेल्स कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फेडरिक लीपले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और ब्लैंचर्ड हुए हैं, इमैनुअल डी मार्तोनी हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके एलसी रकेल्स कंप्लीट हुए। ओके।